कि सभी जानते भी है। और उसके बाद में मैंने इस कंपनी के अंदर 2022 तक किसी भी व्यक्ति को शेयर नहीं करा। 2022 में मैंने नवंबर के आसपास जब पूरा 1 साल मेरा हो गया, पूरा 1 साल तक मैंने पे आउट लेने के बाद में विजय जी के साथ में इसको शेयर भी करा। विजय जी ने मुझे इस नेटवर्क की जो ताकत है वो उसके बारे में बताया, और ये मैं आज आप लोगों के सामने कई सारी बातें शेयर करूंगा। तो स्टार्टिंग से फिर बाद में क्या हुआ, बीच में क्या हुआ, लास्ट में क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है वो भी आप सभी के साथ में साझा करूंगा। ठीक है, तो विजय जी ने मुझे इस नेटवर्क की ताकत के बारे में बताया। विजय जी ने मुझे बताया कि भाई इतना अच्छा प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी अगर हम किसी के साथ में शेयर क्यों नहीं कर पा रहे। फिर मैंने विजय जी से बताया कि जब तक मेरा मूलधन है जो अगर वो वापस आ जाए तब तक मेरा इस पे से भरोसा नहीं हो पाएगा। जब मेरा मूलधन इसमें से वापस आ गया, ठीक है, उसके बाद में हमने इसको प्रमोट करना चालू कर दिया। फिर मैंने विजय जी के साथ में मिलकर कंपनी को प्रमोट करा, स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और ये सिस्टम मिलने से पहले मैं डीजीसीएक्स ब्रोकर में भी काम करता था। ठीक है, कई लोग जानते भी है, डीजीसीएक्स एक फॉरेक्स ब्रोकर है, जैसे कि अपना ऑक्टाएफएक्स हो गया, एक्सएनएस हो गया, ठीक है, अल्पारी हो गया, एक्सम हो गया, और भी बहुत सारे फॉरेक्स ब्रोकर है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, डीजीसीएक्स में उस समय रिटर्न 3 से 4% आता था जो ट्रेडिंग में दिखता था, लेकिन एक्सपीओ में रिटर्न उस समय ज्यादा आता था जो कि 20%, 15%, 18% के करीब आता था। मैंने आज तक डीजीसीएक्स के बाद में सिर्फ एक्सपीओ में ही काम किया, बाकी किसी कंपनी में काम नहीं किया। क्यों? उसका कारण ये था कि मैं एक डरपोक किस्म का व्यक्ति हूं। मेरी एक छोटी सी फैमिली है, उसमें मेरी मदर जो है वो हाउसवाइफ है, फादर मेरे आर्मी से रिटायर कैप्टन है, और आर्मी में भी उनका काम जो था वो पूजा पाठ करने का ही काम था। दूसरा काम जो भी भाई बंधु जानते हैं, आर्मी के अंदर जो पंडित जी होते हैं, धर्मगुरु होते हैं, उनका काम होता है सुलह करवाने का, क्योंकि वहां पे भी फौजी भाइयों के बीच में कभी छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है, चलती फिरती रहती है। ठीक है, आज भी मेरे पिताजी जो है वो पूजा पाठ करने का ही काम करते हैं। ये मेरी छोटी सी फैमिली की कहानी जो मैंने आप सभी के सामने रखी, और जिसका बताने का जो मेन उद्देश्य वो ये था कि मेरी फैमिली में किसी ने भी किसी से भी किसी प्रकार के या फिर किसी के साथ भी फ्रॉड नहीं करा। मैं रजत शर्मा पहली बार इस इंडस्ट्री में आया 4 साल पहले। ठीक है, टोटल मुझे जो टाइम हुआ वो 4 साल हुआ। मैंने आज तक भी किसी को गुमराह करने का काम नहीं करा। मैंने कभी किसी से, किसी भी भाई बहन से ये नहीं बोला कि इस कंपनी में कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत आई तो आपका पैसा मैं अपनी जेब से दूंगा, क्योंकि मेरी औकात करोड़ों रुपए देने की कभी हुई नहीं। मेरा फैमिली बैकग्राउंड से किसी भी भाई को ऐसा लगा हो कि मैं हजारों करोड़ों रुपए अपने घर से कैसे दे सकता हूं, बताओ, आप ही मुझे बताओ। जिन भी लोगों ने मेरे साथ मिलकर एक्सपीओ में जो इन्वेस्ट किया वो अपनी सूझबूझ के साथ में किया। कुछ लोगों ने रशिया जाने की भी बात कही, मैंने कभी किसी को मना नहीं करा। ठीक है, मेरी बात किसी कंपनी के मालिक से नहीं होती थी। मैंने कभी स्टेज के माध्यम से या फिर कभी किसी के फेस टू फेस ये नहीं बोला कि इसमें करोड़ों रुपए लगा दो। मैंने कभी भी नहीं बोला कि आप अपना घर बेचो, बैंक से लोन लो, ठीक है, आप गोल्ड गिरवी रख के पैसे लगाओ। ऐसी घटिया मानसिकता मैंने कभी किसी के साथ में साझा नहीं करी और कभी कहा भी नहीं। हर बार जिस भी व्यक्ति को मैं मिला, ठीक है, मिलते ही मैंने एक ही बात उससे बोली कि भाई $100 इन्वेस्ट करके देख लेना, ठीक है,
$100 डाल के देख लेना, कंपनी का पे आउट चेक कर लेना। जब कंपनी पे भरोसा हो जाए तो अपने हिसाब से रिस्क ले सकता है। 4 साल के अंदर मैंने किसी को भी गलत झांसे में ना तो लिया, ना ही उसके कोई झांसे की बात करी। क्यों? इस नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे जैसे भाई बहन मात्र 1-2% ही है। मैं आपको अगर इंडिया की बात करूं, बाकी 97-98% लोग, ये वो लोग हैं जो कि कंपनियां, मतलब आए दिन कंपनियां बदलते हैं, साल में 3-3 कंपनियां करते हैं, 4 बार उनकी कंपनियां बंद हो जाती है। मेरे जैसे काम करने वाले नॉलेज वाले लोग जो है वो इस इंडस्ट्री में 1-2% में ही आते हैं। और भाइयों बहनों, ये जो मेरी जो जीवन की पहली और लास्ट कंपनी है, डेट के साथ बताता हूं, 12 नवंबर 2025 को पहली एफआईआर हुई। 13 नवंबर को अतुल शर्मा भरतपुर से और कुछ हमारे जो साथी थे उनको गिरफ्तार करके कर लिया गया। उसके बाद भी कंपनी ने अपना पे आउट जारी रखा है। चेक कीजिएगा आप अपना अकाउंट। 17 नवंबर 2025 मंडे को, मतलब लमसम 50 करोड़ से ऊपर तक का पे आउट आप लोगों के पास में आया है, विड्रॉल हुआ है और आप लोगों ने उसके आनंद भी लिए। फिर 18 नवंबर को मॉर्निंग में अंकित अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो कि पुलिस ने एक्सपीओ कंपनी का मेन डेवलपर बताया। उसके बाद में पुलिस ने वेबसाइट पे आउट नॉट डिपॉजिट डाल दिया, या फिर कंपनी ने अपनी सिक्योरिटी पर्पस को ध्यान में रखते हुए डाला या खुद ने डाला, ये इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये आगे हमें कोर्ट में पता चलेगा। मैं आपको ये बता सकता हूं कि कंपनी का ओनर रजत शर्मा नहीं है, मैं इतना बता सकता हूं। बाकी कंपनी किसकी है किसकी नहीं है, ये काम पुलिस का है, हमारे देश की कानून व्यवस्था का है, वो पता करेगी। अब मैं लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि आप सभी ने मुझे पैसा देकर दिया था क्या? अगर आपका जवाब होगा कि हाँ रजत जी हमने तो आपको देखकर पैसा लगाया था, सॉरी यार गलत बोल गया, रजत चोर जो आप लोग आजकल बोल रहे हो, है ना। लेकिन मैं आप सबको आज बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे देखकर पैसा नहीं लगाया था, आपने पैसा कंपनी के पे आउट को देखकर लगाया था, उस कंपनी के सिस्टम को देखकर लगाया था। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपने मेरे बाप को देखकर पैसा नहीं लगाया या मेरे बाप को पैसा नहीं देके गए थे। और ये मैं सिद्ध कर सकता हूं, अभी 1 मिनट के अंदर दूध का दूध पानी का पानी करूंगा। मैं अपने बाहर के दूर के जो ज्वाइन हुए दोस्त उनके लिए नहीं कह रहा, लेकिन आप ये देखो मेरे जो आसपास के लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किसी भी एक ने मेरी माँ बाप से जाकर ये कहा क्यों नहीं पूछा कि भाई आपके बेटे के साथ हम करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, लगा सकते हैं क्या? पूछा क्या किसी ने? है पैसे वापस दे पाएगा नहीं दे पाएगा, पूछा किसी ने? किसी भी जानकारी, मतलब आप लोगों ने किसी ने भी नहीं पूछा। एक भी जानकार ने ये क्यों नहीं पूछा? क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता था क्या कि जब सब लोग गांव के, हम सारे लोग जितने भी लोग हैं सारे एक छोटे से गांव से हैं, छोटे से जगह से बिलोंग करते हैं। आज भी हम गांव में अपने चाचा चाची या ताऊ या ताई जी, ठीक है, बड़े भाई छोटे भाई भाभी अड़ोसी पड़ोसी, किसी से भी अगर हम पैसा उधार मांगने जाते हैं तो सबसे पहले वो हमारे मम्मी पापा से आके उस पैसे की गारंटी मांगता है। लेता है कि नहीं लेता? चाहे वो सगा चाचा ही क्यों ना हो, चाहे गांव का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो पूछता है कि भाई पैसे देने से पहले पूछेगा नहीं क्या घर वालों से? पर अगर आपने पैसे दिए होते तो आप पूछते ना। मेरे घर पर जाकर मेरे माँ बाप से क्यों नहीं पूछा? इसका मतलब आप लोगों ने मुझे पैसा नहीं दिया। अगर आप लोगों ने ऐसा पूछा होता तो मेरे पापा साफ मना करते
क्यों? क्योंकि 4.5 लाख लोगों में किसी में भी 2 से 4-5 आदमियों ने के माइंड में ये बिल्कुल भी नहीं आया कि यार रजत शर्मा का गांव मेन रोड के ऊपर है, इतना नजदीक है, सिंगोद कला है, और क्या ये जयपुर वाले, जो जोधपुर वाले, अपने पास के जिले वाले, सिक्कर वाले, झुंझुनू वाले, ये जो नजदीक नजदीक जिले वाले लोग हैं, इनमें दिमाग में ऐसा क्यों नहीं आया? मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों नहीं आया कि एक बार भी कि इसके घर जाके पूछ कर आते हैं कि भाई हम पैसे लगा रहे हैं, लगा सकते हैं क्या? लेकिन आप लोगों ने मुझे पैसा नहीं दिया। अगर मुझे दिया होता तो मेरे घर पर पूछा होता। आप लोगों ने मुझे पैसा दिया ही नहीं, आप लोगों ने सिस्टम को पैसा दिया है। ऐसा नहीं है कि आप लोग पागल हो, आप लोगों में दिमाग सब में है, सब में दिमाग आया भी था कि नहीं आया? बताओ। आपने सिस्टम को पैसा दिया, ठीक है, कंपनी के पे आउट को पैसा दिया, आपने अपने लालच को पैसा दिया, ठीक है, मुझे नहीं दिया। और अब उस मानसिकता, आप लोगों की जो मानसिकता वो इतनी घटिया हो चुकी है कि वो करोड़ों रुपए आप मेरे से चाहते हो। जब आपने मुझे पैसा दिया ही नहीं तो मेरे से मांग क्यों रहे हो? मेरी जिंदगी के अंदर तो ये एक्सपीओ पहली और लास्ट कंपनी है, लेकिन आप लोगों का तो यही काम था। क्योंकि जब एक्सपीओ चल रही थी उस समय भी पे आउट आ रहा था, लोग तो तभी भी, कुछ लोग जो आज अब कुत्तों की तरह चिल्ला रहे हैं, उस समय भी वो एक्सपीओ से कमाया हुआ जो पैसा था वो दूसरी कंपनी में जाके, तीसरी कंपनी में जाके वहां गवाते थे। और इस बात के बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास में। मेरे पास चलते समय पे बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां, सर 40 दिन में डबल, सर 1 महीने में डबल, सर 50 दिन में डबल, सर 3 महीने में डबल, नहीं आती थी क्या? डबल करने के हिसाब में पैसा लगाया, जिसमें एक कंपनी का नाम मेरे को आज भी याद है, एक NFT ट्रेजर करके कंपनी आई थी, ठीक है। एक्सपीओ के अंदर कम से कम भी 60% लोगों का कमाया हुआ पैसा बड़े तरीके से, मतलब तकरीबन अगर मैं हिसाब लगाऊं ना, 60% लोगों का जो कमाया हुआ पैसा 200 से 150 करोड़ लेकर फुर हो गई, जिसका ऑनर पाकिस्तान का था, बिलाल नाम का बंदा, जो कि ऑनलाइन जूम पर भी आता था, ठीक है, लोगों को लालच बेच कर जाता था, भाई 40 दिन के अंदर डबल हो जाएगा, रफू चक्कर हो गया। उस कंपनी में आप लोगों में से किसी ने भी क्या सुसाइड नहीं करा? सुसाइड तो छोड़ो, किसी ने भी जाकर कंपनी पर FIR तक नहीं कराई। वो क्या था? वो लालच था आप लोगों का। और आपके सामने उस समय क्या है, कोई रजत शर्मा नहीं था ना, और उसमें ना कोई आपके पास में माधव जैसा मसीहा था। आप लोगों की इतनी घटिया मानसिकता हो गई कि जिस कंपनी में तुम लोगों ने काम किया, 4 साल तक पैसा कमाया, मेरे साथ रहे, अच्छा तब तो आप लोगों के लिए मैं भगवान था, हैं? और उसके बाद में क्या बोला? 100 बाप की औलाद। मतलब कि पहले भगवान बना लिया और उसके बाद बोल रहे हैं भाई ये तो 100 बाप की औलाद हो गया। अरे कितना पाखंड है भाई, देख रहा हूं मैं। किसी के लिए मैं चोर हो गया, किसी के लिए धोखेबाज हो गया है, किसी के लिए भगोड़ा हो गया, और न जाने पता नहीं क्या क्या मेरे को बना दिया। और तुम लोगों ने मेरी मां पर, मतलब मेरी मां के चरित्र पर सवाल उठा रहे हो। 100 बाप की औलाद। अरे 1 मिनट अपने आप को मेरी जगह रख के देखो भाई, तब पता चलेगा कि तुम लोग चोर हो या मैं चोर हूं। और जब मेरे माँ बाप को पूछ के पैसा कंपनी में नहीं लगाया, तो उनके गांव जाकर बेइज्जती करने का हक किसने दिया तुम्हें? क्या एक्सपीओ बंद करने में मेरा कोई रोल था? पुलिस ने कंपनी पर कार्रवाई करी, तो पुलिस से जाके क्यों नहीं पूछा? ये फॉरेक्स ब्रोकर है जो चलते हैं इंडिया में, ठीक है, 1 साल के करोड़ों रुपए लेके चले जाते हैं। इंडिया गवर्नमेंट इनको बंद क्यों नहीं करवा रही? इनकी शिकायतें क्यों नहीं कर रहे?
इन ब्रोकरों का यूआरएल आप बंद क्यों नहीं कर रहे? इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? लेकिन तुम सबको करना ही यही है। आज एक्सपीओ, कल दूसरी कंपनी है, तो पहली कंपनी है भाई हमारी। तो 98% लोगों को मैं बता सकता हूं कि उनकी ये एक्सपीओ किसी की 20वीं कंपनी होगी, किसी की 15वीं कंपनी होगी, किसी की 10वीं होगी, किसी की 8वीं होगी। मात्र 1 से 2% लोग हैं जिनके साथ में मैं जुड़ा था कि वो पहली बार किसी कंपनी में लगे थे। बहुत कम लोग हैं मेरी तरह। और बाकी किसी ने क्या किसी और कंपनी में किसी ने अपना शरीर नहीं त्यागा? जैसे वो साला वो भरतपुर वाला चोर है, वो बोल रहा है भाई शरीर त्याग दिया, इतने लोगों ने त्याग दिया। अबे साले ढोंगी, मैं उस भरतपुर वाले चोर को ये बताना चाहता हूं कि भाई तुम लोगों का मेरे से कोई भी किसी भी प्रकार का कोई पैसे का लेन देन नहीं है, ना तुम मेरे मांगते हो। तुम लोगों ने पैसा मुझे नहीं दिया, जो मैं आप लोगों को अभी क्लियर कर चुका हूं। तुम्हारा पैसा कंपनी के पास है, और हां, कंपनी आपका पैसा देना चाहती है। सुनो, कंपनी आपका पैसा देना चाहती है, वो आपके पैसे से ट्रेड शुरू कर रही है, ठीक है, जो कि आपको आने वाले समय पे MT5 में भी दिखेगी। और ये कोई नया आइडिया नहीं है कंपनी का। जो लोग बोले कि यार ये तो माधव के कारण ऐसा हो गया, ये तो काम कंपनी में, ठीक है, ऐसा पहले भी होता था क्या? कंपनियों के अंदर एक्सपीओ.मार्केट में ये काम दिखता नहीं था, ट्रेडिंग वाला? हमने लोगों के साथ में सेमिनार करा, हमने अपने लोगों को एजुकेट करा। हमने कभी ये बोला क्या भाई बेच दो, सब लगा दो? हमने उनको बोला भाई पहले एजुकेशन ले लो, फॉरेक्स के ले लो। और गलत कब बोला? सही बोलता हूं, आज भी बोलता हूं कि भाई फॉरेक्स है, ट्रेडिंग का पार्ट है, जनरेशन का पार्ट है, चलेगा, अच्छा है, आपके बच्चे भी करेंगे। झूठ कब बोला? फिर भी वही बात। और कुछ ही हफ्ते में देखना, मतलब कि कुछ ही हफ्ते में सारी चीजें जैसी जैसी व्यवस्थित होगी, आपके अकाउंटों में प्रॉफिट आएगा, ट्रेडिंग चालू होगी, ठीक है ना, और विड्रॉल भी आ जाएगा। उसके साथ ही आने वाले 1-2 साल के अंदर सबका पैसा पूरा हो जाएगा। ये मेरा पूरा प्रयास है, और ये कंपनी भी यही चाहती है। और मैं सिर्फ यही बताने आया हूं आज। अब तुम लोग बोलोगे कि कंपनी हमारा पैसा वापस दे दे, ट्रेडिंग नहीं आती हमें नहीं करवानी ट्रेडिंग, हमें तो पैसा चाहिए हमारा। अरे भाई, कंपनी के पास कोई 100% पैसा किसी का रहता है क्या? कौन सी कंपनी है? कंपनी आपके पैसे को रोटेट भी करती है, कंपनी आपके पैसे से ट्रेड भी करती है, और कंपनी आपके पैसे को जगह जगह पर निवेश भी करती है। ऐसे करने से ही तो बिजनेस होता है। और वो चाहे बैंक ले लो, चाहे आप इंश्योरेंस कंपनी ले लो, चाहे LIC ले लो, चाहे अंबानी जी की कंपनी के शेयर ले लो, 100% पैसा अगर एक साथ निकाले तो कंपनी को तो बंद होना ही पड़ेगा ना। और ये पूरी दुनिया का है, पूरी दुनिया में रोटेशन चलता है, ठीक है ना। हमारी गवर्नमेंट भी रोटेशन से चलती है। भाइयों, ये आपके दिमाग से ये वहम निकाल दो। तो रोटेशन था, ट्रेडिंग थी, सब सही था, जो कंपनी का निर्णय था वो बिल्कुल सही था। अब बात करते हैं एक व्यक्ति की, माधव के क्या क्या झूठ है वो भी बात बता देता हूं मैं। माधव का ये मानना है कि एक्सपीओ कंपनी पे कार्रवाई एक IPS ने की, जिनका नाम पंकज यादव है। वो कभी भी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि वो बहुत ही पढ़े लिखे हैं और IPS है। लेकिन माधव, इस बात का जवाब देता हूं मैं कि गलत कोई भी हो सकता है। भगवान ने इंसान बनाया है, हमें भगवान नहीं है, हम कोई भगवान नहीं है। और IPS को भी पंकज यादव को भी भगवान ने ही बनाया, वो भी एक इंसान है, ठीक है। मैं उनके एक्सपीओ कंपनी की कार्रवाई पे कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई गलत नहीं, मतलब किसी प्रकार से कोई गलत नहीं ठहरा रहा, और ना ही मैं ये कह रहा हूं कि भाई वो सही हुआ, ठीक है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे IPS भी है जो कि बड़ी बड़ी गलतियां करने के बाद, कानून को हाथ में लेने के वजह से 5-5, 7-7 साल जेल में काट रहे हैं, ठीक है।
तो मैं माधव को बताना चाहूंगा कि गलत कोई नहीं है और गलत कोई भी हो सकता है। और माधव, तुम्हारी यादव साहब से जो गहरी दोस्ती है ना, उसे पब्लिकली ना करो। उनकी दोस्ती दोस्ती तक रखो। कानून में मतलब कानून का जो काम है वो कानून को करने दो। क्योंकि एक्सपीओ की जो फाइल है वो पंकज यादव के पास पिछले काफी महीनों से नहीं है। फिर भी आप उनका नाम ले लेके वीडियो में बार बार पंकज यादव जी आईपीएस है, ये है, नाम ले लेके लोगों को गुमराह कर रहे हो। और ये गुमराह करने का अधिकार किसी कानून ने आपको नहीं दिया है। सुन लो, कानून की किसी भी प्रक्रिया जो चल रही है उसमें बाधा डालने का प्रयास ना करो। क्योंकि देश का कानून तुमसे, मेरे से, आईपीएस पंकज यादव से ऊपर है। आपको लगता है पंकज यादव जी ने ऐसा, क्या आपको पंकज यादव जी ने ऐसा बोला है क्या कि रजत के घर जाओ धरना दो, है रजत का जुलूस निकालो? और तुम बार बार लोगों को गुमराह कर रहे हो कि पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, हमें तो अपना काम करना है। क्या आपको ऐसा पुलिस प्रशासन ने बोल रखा है क्या कि भाई देश का कानून से ऊपर माधव तुम हो? और क्या पूरे इंडिया में एक ही आईपीएस है? अब जिस आईपीएस के पास फाइल है वो आईपीएस नहीं है? मैं पूछ रहा हूं, वो आईपीएस अधिकारी नहीं है क्या? कानून को अपना काम करने दो। कानून प्रक्रिया जो चल रही है उसमें बाधा मत बनाओ। बनने का जो प्रयास आप लोग, जो बाधा बनने का प्रयास आप लोग कर रहे हो ना, ठीक है, ये फालतू की बकवासबाजी जो तुम यूट्यूब पर आके कर रहे हो, ठीक है, कि इसी की वजह से तुम्हारे खिलाफ है ना बहुत सारे सबूत बन रहे हैं जो तुम्हें आने वाले समय में है ना जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। और जिनके दम पे तुम उछल रहे हो ना, तुम्हारी जगह वो भी जेल नहीं जाने वाले। कहीं तुम सोच रहे हो वो जेल काट कर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। और ये दूसरी बात माधव, ये जो जरा भाई चार्जशीट को पढ़ना एक बारी। चार्जशीट को बड़े ही अच्छे से पढ़ लेना। उसमें एक नाम जो बार बार लेके बोल रहे हो उनके घर जाना है, ये है ना, एलन चौधरी की बात कर रहा हूं भाई मैं, एलन चौधरी की बात कर रहा हूं मैं, जहां चार्जशीट में उनका नाम कहीं नहीं है। पुलिस के बयान में अंकित अग्रवाल ने सिर्फ और सिर्फ इतना कहा है कि मेरी राय में डीजीसीएक्स और एक्स को दोनों कंपनी का मालिक एलन चौधरी हो सकता है। ये सिर्फ अंकित अग्रवाल की राय है भाई, वापस सुनना, अंकित अग्रवाल की राय है, जो उसे लगता है। राय किसी की कुछ भी हो सकती है। इस बात के अलावा पूरी चार्जशीट में कहीं भी इस प्रकार का कोई भी जांच एलन चौधरी के खिलाफ नहीं है। ना भरतपुर पुलिस के पास में कोई इस चीज का जिक्र है। अगर वो मास्टरमाइंड होता तो श्री पंकज यादव जी मीडिया के सामने आके उनका नाम ले चुके होते अब तक, तो जैसे हम सबका लिया और अलग अलग दिशाओं से बताया ये वो है, वो ये है। अगर वो मास्टरमाइंड उनको बता रहे हो, तुम लोग खुद ही बना रहे हो, तो आप लोग जो कर रहे हो ना, और तुम्हारे को लगता है भाई एलन चौधरी के लिए अगर तुम चाह रहे हो कि भाई कोई डाउट में भी है, तो एक बार भरतपुर पुलिस से या फिर वो चार्जशीट को अच्छे से जानकारी लेकर उनके घर जाओ ना। अगर तुम्हारे पास में कोई सॉलिड एविडेंस है, अगर सॉलिड एविडेंस है तो एलन चौधरी के घर जाओ। और अगर सॉलिड एविडेंस नहीं है ना, तो घर जाने की जरूरत भी मत कर देना। क्योंकि उस इंसान को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, ठीक है, वो काम पे विश्वास रखने वाला आदमी है। तुम्हारी तरह फालतू यूट्यूब या फोन कॉल पर आके बकवास करने वाला आदमी नहीं है। और माधव के साथ जो जाने वाले सभी लोग है ना, ये बात मैं बता देना चाहता हूं, एलन चौधरी के घर जाने से पहले माधव से उनके खिलाफ सबूत जरूर मांग ले। जिनके भी घर जा रहे हैं उनके खिलाफ के सबूत जरूर मांग ले। क्योंकि कोई भी इज्जतदार आदमी अपने ना बिना किसी गलती के या फिर बिना किसी गुनाह के अपनी बेइज्जती नहीं करवाएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां जाने से पहले एविडेंस जरूर इकट्ठा कर लेना। आपको कोई भी किसी भी प्रकार का प्रशासनिक प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे वो, क्योंकि वो एलन चौधरी है, रजत शर्मा नहीं है वो। और मैं आज उनसे माफी मांगना चाहता हूं कि हमारी वजह से उनका इतना नाम खराब हुआ। और माधव, अगर तुम्हें है ना राजनीति करनी है ना, तो भाई कहीं और जाके कर। मैंने सब पता किया है कि तुम्हें अपनी राजनीति चमकाने के लिए ना
बड़ा मुद्दा चाहिए था जो कि एक्सपीओ तुम्हें मिल गया, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी औकात बता देता हूं। इस सिस्टम में इंडिया में से 5 लाख यूजर है, ठीक है, जिसमें से तुम्हारे साथ ये जो गाली गलोच करने वाले, ये जो माँ बहन एक करने वाले जो दे रहे ना, ये लावारिस किस्म के जो लोग हैं, ये सिर्फ 150 लोग हैं, और 150 भी नहीं है, कि उनका रेशो इस अंदाजे से लगा लेना कि 5 लाख लोगों के अंदर रेशो क्या आता है। तुम खुद अपनी औकात देख लो। बाकी जो मेरे साथी है, मेरे भाई बहन है जो परेशान है, जो रियल में परेशान है, मैं उनको ये बात बोलना चाहता हूं कि मैं रजत शर्मा आज भी तुम्हारे साथ खड़ा हूं, कल भी तुम्हारे साथ खड़ा था और आगे आने वाले समय पे भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। उनका दुख मेरा दुख है, उनकी खुशी मेरी खुशी है। अरे हर बार मैं बोलता था, मेरे भाई मेरे को जब फोन करके बोला करते थे, सर इस दिवाली एक्सपो वाली, इस होली एक्सपो वाली, बहुत अच्छा लगता था। आज दुख की घड़ी है, दुख की घड़ी में भी मैं उनके साथ खड़ा हूं, और कंपनी से आपका पैसे की पूरी भरपाई करने की जुबान देता हूं मैं। और ये सुनो, ये मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं, ना कि आप लोगों मेरे को पैसे मांगते हो। और पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि कंपनी चलेगी और आपका पैसा भी आएगा। टाइम लग सकता है, ट्रेडिंग स्टार्ट होने में टाइम लग जाएगा, उसके बाद में कंपनी की किस तरीके से प्रॉफिट आएगा, कैसे कैसे आएगा, वो सारी चीजें, विड्रॉल, वो सारे प्रोसेस आएंगे, समय लग जाएगा, लेकिन सारी चीजें वैसे ही वापस व्यवस्थित होगी, ठीक है। मैं हर बार ये की बात बोलता हूं, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा, और जो सह जाएगा वो रह जाएगा, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ में मैं वापस से अपन उसी तरीके से पहले जैसे काम कर रहे थे वैसे ही आएंगे, ठीक है। सेल्फ अपने आप को मोटिवेट रखो, ये लावारिसों के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। सब काम होगा, सारी व्यवस्थाएं बैठेगी, ट्रेडिंग भी होगी, आप लोगों का पैसा भी रिटर्न होगा, ठीक है। और ये कुछ माताएं बहनों के लिए नहीं बोल रहा मैं, कुछ और जो लेडीजें हैं जो कि मेरे ऊपर ये जो इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई फार्म हाउस, देखो ये कचरा है ना, ये हर जगह दिखेगा, परिवार में भी होता है, अड़ोस पड़ोस में भी होता है, गांव में भी होता है, शहर में भी होता है, तो मीटिंग में भी कचरे होते हैं। इन कचरों की तो मत मानो, ठीक है, क्योंकि इनकी कोई इज्जत नहीं है। और अगर निंदा मेरी कर रहे हैं तो मैं जिंदा हूं तो ही निंदा हो रही है, वरना मैं मर गया होता ना तो ये बोलते यार बहुत अच्छा आदमी था। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच गाइस। जय श्री बालाजी की।